हाँ जी, नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं। मैं देवाराम सानन आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। किसकी बात करेंगे डियर्स? अपन है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की है और डियर्स बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो आप सबको है वो पता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की है वो अभी वैकेंसी आई हुई है और इसमें कुल अपने लगभग 1100 के समथिंग है वो पद आए हुए हैं। उनकी अपन है वो आज बात करेंगे। इसमें अपन अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसी साल है वो 12th पास आउट है, इसी साल 12th पास आउट की है और वो अभी है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रही है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी कर रखी है, बीएससी और एग्रोनॉमी, बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से है वो बीएससी कर रखी है और वो भी है वो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने एमएससी वगैरह करके भी है वो तैयारी कर रही है, सुपरवाइजर की तैयारी है वो कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ डियर्स 12th वालों की, 12th वाले हैं वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। कोई तो ऐसे सोच के भी है वो सुपरवाइजर की तैयारी शुरू कर देता है कि अपन 12th करने के बाद में बीएससी करके भी अपन को जॉब की तैयारी करनी है, तो अपन पहले ही है वो जॉब की तैयारी कर ले। कुछ डियर्स ऐसे सोच रहे होंगे कि जॉब लगना अपने वो जरूरी होता है, तो इसलिए वो जॉब की तैयारी करते हैं। तो कोई भी रीजन हो, अपन है वो सुपरवाइजर की बात करने वाले हैं। तो अपन को तो है सबसे पहले ये घबराना नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा। 12th वाला विशेषकर ये सोचना भी नहीं है कि पहली बार दे रहे हैं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। अपन को है वो फ्री माइंड रहना है, चिल करना है और जो सरोकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको है पढ़ाया जाता है उसको आप है वो रेगुलर पढ़ते रहिए। लगभग अपने वो ओपी सर ने, ओम प्रकाश सर ने वो हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर दी है और आज से है वो कल्चर की क्लासेस भी शुरू कर देंगे। और मैं आपको है वो एग्रोनॉमी पढ़ाऊंगा। कौन सी बात करें, अगर अपन मेरी बात करें तो मैं आपको है वो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट का है वो यहाँ पर पूरा सिलेबस है वो करवाऊंगा। उसके अलावा बात करें तो हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हिंदी वगैरह सब्जेक्ट बचती है पीछे, उनके लिए भी है वो अपने टीचर्स यहाँ पर है वो लगभग व्यवस्था हो गई है और अब यहाँ पर सुपरवाइजर की संपूर्ण तैयारी के लिए है वो शुरू कर रहे हैं। आज अपन फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे जनरल एग्रोनॉमी। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? डियर्स, आज अपन बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर की। आज अपनी फर्स्ट क्लास है और इसमें अपन बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर। अगर मैं बात करूं डियर्स जनरल एग्रीकल्चर की, तो इसके अंदर है वो अपन एग्रीकल्चर की डेफिनेशन मीन्स वगैरह पढ़ेंगे। उसके अलावा एग्रोनॉमी पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी के बाद में अपन है वो क्रॉप क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ के अपन है वो इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। अगर मैं बात करूं जनरल एग्रीकल्चर के अंदर अपन बात करें एग्रीकल्चर की, किसकी बात करें? अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर की कि एग्रीकल्चर की शुरुआत है वो क्यों हुई है, एग्रीकल्चर को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इन सब की अगर अपन डियर्स बात करें तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर है वो वर्तमान में और आगे आने वाले टाइम में भी है स्कोप है वो अपना बढ़ता जा रहा है। पहले तो किसान है वो जितने भी आदि मानव वगैरह थे वो है जंगलों के अंदर रहते थे और सीधे ही फल फ्रूट वगैरह खा के वो अपना जीवन यापन करते थे। फिर धीरे धीरे मानवों के अंदर है वो विकास होना शुरू हुआ, उनका है वो आईक्यू लेवल भी है वो बढ़ना शुरू हुआ, उनकी आवश्यकताएं भी बढ़नी शुरू हुई। तो अपना एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर का भी है वो इसको बढ़ना शुरू हुआ, एग्रीकल्चर की भी आवश्यकता है वो बढ़नी शुरू हुई। उससे पहले अगर बात करें तो सिर्फ अपन है वो कृषि इसीलिए करते थे ताकि अपना है वो अन्न मिल सके और अपने पेट है वो भर सके, इसके लिए करते थे। फिर धीरे धीरे कृषि का है वो व्यवसायीकरण शुरू हुआ और सबसे पहले है वो कपास की फसल, कौन सी फसल थी स्टूडेंट्स? कपास की फसल थी, जिस फसल को है वो व्यवसायिक रूप से है वो सबसे पहले है कपास की फसल को है उगाया गया। तो अब अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर की। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर शब्द है वो अपना लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है डियर्स? तो अपन को ध्यान रखना है एग्रीकल्चर शब्द है ये अपने लैटिन भाषा का शब्द है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैटिन भाषा का शब्द है, एग्रीकल्चर शब्द अपने लैटिन भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना है। और एग्रीकल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? अगर अपन एग्रीकल्चर की बात करें डियर्स तो एग्रीकल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्द है वो है एगर, या और दूसरा शब्द है वो है कचरा। एगर और कचरा शब्द से वो एग्रीकल्चर शब्द मिलकर बना है। अगर मैं बात करूं डियर्स
एगर या इसको अपन एग्रिक भी बोलते हैं, एगर या एग्रिक, और दूसरा शब्द है वो कल्चरा। इन दो शब्दों से मिलकर है वो लैटिन भाषा के दोनों शब्द है और इनसे है वो एग्रीकल्चर शब्द बना है। अगर बात करें एगर या एग्रिक की, अगर अपन बात करें और अपन कल्चरा की बात करें तो इससे वो एग्रीकल्चर शब्द बना है। उसके अलावा अपन बात करते हैं डियर साहब, बात करेंगे अपन एग्रोनॉमी की। किसकी बात करेंगे? इससे जो है वो यही क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीकल्चर शब्द है वो किस भाषा के शब्द है, तो अपन को ध्यान रखना है एग्रीकल्चर शब्द है अपना लैटिन भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। कभी कभार क्या होते हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो अपन देखने में लगता है कि ये सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन वहीं से वो क्वेश्चन आ जाता है। तो अपन को हर एक क्वेश्चन है वो ध्यान रखते हुए चलना है, अपन को एक भी शब्द है वो पीछे नहीं छोड़ना है। अब अपन बात करते हैं एग्रोनॉमी। अगर मैं बात करूं एग्रोनॉमी की तो एग्रोनॉमी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है एग्रोनॉमी। और अगर बात करें अपन एग्रोनॉमी की, एग्रोनॉमी यानी अपन बोलते हैं जैसे सस्य विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द है और एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? अगर डीएस बात करें अपन एग्रोनॉमी की तो एग्रोनॉमी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है वो है एग्रोस, एग्रोस, और दूसरा शब्द है डीएस वो है नोमोस। कौन सा शब्द है? नोमोस। और अगर अपन बात करें एग्रोस का तो एग्रोस का मीन होता है फील्ड। क्या होता है? फील्ड। एग्रोस का मीन होता है फील्ड, या जिसको अपन क्षेत्र, खेत वगैरह बोल सकते हैं। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, जिसको अपन खेत वगैरह क्षेत्र कहते हैं। और नोमोस का मीन्स होता है मैनेज। तो एग्रोनॉमी के अंतर्गत अपन किसका मैनेज करते हैं? फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं, खेत का है वो प्रबंधन करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं और मृदा प्रबंधन से संबंधित इसमें क्रियाओं का अपन वो अध्ययन करते हैं। अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो कोई डीएस सोच रहा होगा कि डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन कभी कभार कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं। उन कथन कारण वाले क्वेश्चन में अपन को डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते हैं। तो अपन को है वो अब एग्रोनॉमी की है वो डेफिनेशन की बात करनी है। अगर अपन बात करें एग्रोनॉमी की, एग्रोनॉमी की बात करें तो डीएस ये एग्रोनॉमी है वो अपने एग्रीकल्चर की शाखा है। किसकी ब्रांचेस है? अगर मैं एग्रोनॉमी की बात करूं तो एग्रोनॉमी है ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर की ब्रांच है। एग्रोनॉमी वो एग्रीकल्चर की शाखा है और इसके अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित सिद्धांतों और क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फसल उत्पादन। एग्रोनॉमी में अपन फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मृदा प्रबंधन। फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन की वो अपन बात करते हैं। मृदा प्रबंधन, फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित जितने भी क्रियाएं और जितने भी सिद्धांत होते हैं उन सभी संबंधित क्रियाओं, इनसे संबंधित जितने भी है वो सिद्धांत और क्रियाएं होती हैं, इन सिद्धांत और क्रियाओं का अध्ययन है वो अपन किस शाखा के अंदर करते हैं? तो इन सिद्धांत व क्रियाएं, जितने भी सिद्धांत और क्रियाएं होती है इन सिद्धांत और क्रियाओं का अध्ययन है वो अपन किस में करते हैं? एग्रोनॉमी में करते हैं। तो अगर अपन को कोई एग्रोनॉमी की डेफिनेशन पूछे तो अपन को बताना है सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन से संबंधित सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आप अपनी वो नोटबुक उठाइए और उसमें लिखिए। सबसे पहले तो अपन को है वो टॉपिक डालना है जनरल एग्रीकल्चर, और उसमें अपन को है वो सबसे पहले लिखना है एग्रीकल्चर के बारे में। किसके बारे में लिखना है डियर्स? एग्रीकल्चर के बारे में वो लिखना है। और इसमें अपन को अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की तो इसमें अपन को लिखना है कि एग्रीकल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से वो लिया गया है, जिसमें एगर या एग्रिक और कल्चरा से मिलकर बना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपन एग्रोनॉमी की। किसकी बात करते हैं डियर्स? एग्रोनॉमी की मैं बात करूं तो एग्रोनॉमी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? एग्रोनॉमी शब्द अपने ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, जो ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द एग्रोस और नोमोस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? एग्रोस और नोमोस से वो मिलकर बना है। अपन को ध्यान रखना है एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों एग्रोस और नोमोस से मिलकर है वो बना है, जिसमें एग्रोस का मतलब होता है डियर्स फील्ड होता है। क्या होता है? फील्ड होता है। और नोमोस का मीन होता है वो होता है अपना मैनेज। और एग्रोनॉमी की डेफिनेशन की बात करें तो एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर कृषि विज्ञान, अगर मैं बात करूं सस्य विज्ञान की
तो एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन से संबंधित सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसको अपन वो एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब अगर बात करें अपन फसल उत्पादन, किसकी बात करें डियर्स, अपन है वो डियर्स फसल उत्पादन की अगर बात करें तो फसल उत्पादन में अपन क्या करते हैं, फसल उत्पादन से लेकर फसल की बुआई से लेकर अपन है वो इसमें है फसल बुआई से लेकर एग्रोनॉमी में फसल बुआई से लेकर फसल की कटाई तक, फसल की कटाई, फसल की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक जो भी क्रियाएं होती है उन सभी का अध्ययन है वो अपन किसके अंतर्गत करते हैं, कृषि विज्ञान सस्य विज्ञान के अंतर्गत है वो अपन करते हैं, एग्रोनॉमी के अंतर्गत है वो अपन करते हैं। ये अपन को डियर्स ध्यान रखना है कि सस्य विज्ञान के अंतर्गत अपन फसल की बुआई से लेकर और फसल की कटाई तक जो भी क्रियाएं होती है उन सभी क्रियाओं का अध्ययन है वो अपन किसके अंतर्गत करते हैं, फसल की, इसमें अपन सस्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब अपन बात करते हैं डियर्स कि फसल बुआई से लेकर फसल की कटाई तक है वो अपन कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं की डियर्स बात करते हैं। तो अपन को अगर कहीं पर भी फसल लगाना है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, भूमि की तैयारी करते हैं। क्या करते हैं, भूमि की तैयारी करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे वो क्या करेंगे, भूमि की तैयारी करेंगे। ये अपन को ध्यान रखना है, भूमि की अपन है वो तैयारी करते हैं। सबसे पहले से उसमें अपन है वो जुताई वगैरह करके वो अपन भूमि की तैयारी कर लेते हैं और भूमि की तैयारी करने के बाद में डियर्स अपन बात करते हैं वो किसकी करते हैं, उसमें अपन भूमि की तैयारी होने के बाद में अपन लगाते हैं फसल बुआई करते हैं। क्या करते हैं, फसल बुआई करते हैं। फसल बुआई के साथ में यहाँ फसल से पहले ही अपन कभी कभार फसल लगाने से पहले अपन खाद का प्रयोग करते हैं और फसल की बुआई के साथ में वो अपन उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अपन को है वो करना है उर्वरक तथा खाद तथा उर्वरक प्रबंधन करते हैं। अपन क्या करते हैं, खाद व उर्वरक का प्रबंधन करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं, खाद और उर्वरक प्रबंधन। फिर अपन क्या करते हैं, सिंचाई प्रबंधन करते हैं। क्या करते हैं डियर्स, सिंचाई प्रबंधन करते हैं कि फसल की है वो क्रांतिक अवस्था कौन सी है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं डियर्स, सिंचाई प्रबंधन करते हैं। फसल की क्रांतिक अवस्था कितनी है, फसल को है वो कितना जल की आवश्यकता रहती है, उन सभी का अध्ययन है वो अपन इसके अंदर करते हैं। उर्वरक खाद और उर्वरक प्रबंधन के बाद में डियर्स अपन बात करते हैं वो बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। किसकी बात करते हैं, उसके बाद में अपन बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। अगर मैं बात करूं सिंचाई प्रबंधन की तो सिंचाई प्रबंधन में अपन देखते हैं कि फसल की क्रांतिक अवस्था है वो कब है, कौन सी है वो क्रांतिक अवस्था है। जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं के अंदर फसल सिंचाई की क्रांतिक अवस्था वो CRI स्टेज है। उसके अलावा बात करें कि किसी फसल को कितने जल की है वो आवश्यकता रहती है, सिंचाई की कितनी आवश्यकता है। अगर अपन गेहूं की बात करें तो गेहूं को औसतन है वो अपने 6 सिंचाई की आवश्यकता रहती है। सिंचाई प्रबंधन हो जाता है। सिंचाई प्रबंधन के बाद में अपन बात करते हैं डियर्स, वो बात करते हैं अपन खरपतवार प्रबंधन की। किसकी बात करते हैं, खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन के अंदर अपन जितने भी खरपतवार पौधे होते हैं, अवांछित पौधे होते हैं, उन पौधों को है वो फसलों से निकाल कर है वो उसमें अपन है वो खेत से हटाते हैं। खरपतवार प्रबंधन के बाद में बात करें तो खरपतवार प्रबंधन के बाद में अपन बात करते हैं वो रोग एवं कीटों का प्रबंधन करते हैं। किसका प्रबंधन करते हैं, रोग एवं कीटों का है वो प्रबंधन करते हैं। रोग एवं कीटों के प्रबंधन में अपन है वो विभिन्न प्रकार के फसलों के कीट और फसलों के अंदर लगने वाले रोग वगैरह है इनका अपन मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो अपन है वो अन्य सस्य क्रियाएं करते हैं, जैसे अर्थिंग अप वगैरह हो गए, अन्य सस्य क्रियाएं, अन्य अपन है वो विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियाएं करते हैं। और अपन बात करें फिर अपने वो फसल है वो पक जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, फसल पक जाती है तो फसल की है वो अपन कटाई करते हैं। कटाई करते हैं और फसल को अपन को उपज प्राप्त होती है। उसके बाद में अपन है वो उपज को है क्या कर देते हैं, भंडारण कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो अपन एक फसल है वो उगाते हैं। फसल है वो इन सभी का अपन अध्ययन करते हैं। फसल को उगाने से लेकर फसल की कटाई तक वह सभी अध्ययन है वो अपन किस में करते हैं, सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी के अंतर्गत है वो अपन करते हैं। अब अपन बात करते हैं डियर्स, वो बात करेंगे फादर ऑफ एग्रोनॉमी की। किसकी बात करेंगे डियर्स, अपन बात करते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी। ये आप है वो लिख ले, थोड़ा वो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना
और फिर अब वो अपन बाद डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बता दी। और इसके अंतर्गत अपन फसल बुआई से लेकर फसल कटाई तक का है वो अध्ययन करते हैं। और इसका आप है वो स्क्रीनशॉट लेकर है वो आप लिख लेना कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर। अब अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी की। किसकी बात करते हैं? सस्य विज्ञान के जनक की बात करेंगे। फादर ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के जनक। सस्य विज्ञान के जनक की मैं बात करूं तो सस्य विज्ञान के जनक है वो है पीटर डेक्रोसेंजी। कौन है सस्य विज्ञान के जनक? डियर्स वो है पीटर डेक्रोसेंजी। पीटर डेक्रोसेंजी। पीटर डेक्रोसेंजी है वो अपने सस्य विज्ञान के जनक है। उसके अलावा अपन बात करें इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की, अगर बात करें अपन किसकी बात करें डियर्स? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की वो अपन बात करें तो इंडियन सोसाइटी भारत में है वो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की अगर अपन बात करें इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इसकी मैं अगर बात करूं डियर्स तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना है वो 1955 के अंदर की गई। कब की गई? 1955 के अंदर है वो की गई थी, 1955 के अंदर की गई थी। और ये बात कर रहे हैं अपन भारत की। किसकी बात कर रहे हैं? भारत की है वो अपन बात कर रहे हैं। भारत के अंदर इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की बात करें तो भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना है वो 1955 के अंदर की गई। कब की गई? 1955 के अंदर। 1955 के अंदर है वो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की है स्थापना की गई थी। अब अपन बात करते हैं डियर्स, अपन ने बात की थी कि फसल की बात की थी। किसने की? अपन ने किसकी बात की थी कि अपन एग्रोनॉमी के अंदर है वो डियर्स किसकी बात करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? तो फसल की बुआई से लेकर कटाई तक का है वो अपन सारा उनके क्रियाएं और सिद्धांत होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। और मृदा प्रबंधन से संबंधित जितने भी क्रियाएं और सिद्धांत होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। अब अपन बात करते हैं फसल की कि फसल क्या होती है। अगर मैं बात करूं फसल की तो फसल होती है वो, उसकी डेफिनेशन की बात करें तो भूमि की तैयारी करके किसानों के द्वारा उगाया गया पौधों का समूह, उसको अपन क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। फसल क्या होती है? भूमि की तैयारी करके, क्या भूमि की तैयारी करके अपन कोई भी फसल लगाते हैं तो उससे पहले अपन क्या करते हैं? भूमि की तैयारी करते हैं। भूमि की तैयारी करके मानव द्वारा उगाया गया पौधों का समूह, मानव द्वारा लगाया गया या उगाया गया पौधों का समूह, उसको अपन है वो किसके नाम से जानते हैं? फसल के नाम से जानते हैं। और अपन जो भी फसल लगाते हैं उनसे अपन वो है वो कोई ना कोई क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। क्या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वो अपन जो भी लगाते हैं किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अपन पौधों का समूह लगाते हैं जिससे कोई इसकी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति होती है, जिससे किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति होती है, किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। आर्थिक उद्देश्य की क्या होती है डियर्स? आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो ये अपन को है वो फसल की अगर डेफिनेशन आ जाता है कि फसल क्या है तो भूमि की तैयारी करके मानव द्वारा लगाया गया पौधों का समूह जिससे किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति होती है, उसको अपन है वो डियर्स किसके नाम से जानते हैं? उसको है वो अपन डियर्स फसल के नाम से वो जानते हैं। यहाँ पे वो कॉपी के अंदर अपन नोटबुक में है वो लिख लेना। अब अपन बात करते हैं उसके बाद में अपन बात करते हैं फसलों का वर्गीकरण। किसकी बात करते हैं? अब अपन बात करेंगे फसलों का वर्गीकरण की। तो अपन सबसे पहले फसलों के वर्गीकरण अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो अपन है कौन सा है? फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण। अगर मैं बात करूं फसलों के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो पहला अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे बुआई के समय के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? फसलों को है वो अलग अलग भागों में बांटा गया है बुआई के समय के आधार पर। तो इसके अंदर अपन है वो 3 प्रकार की है वो फसलें पढ़ेंगे, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से अपन 2 प्रकार की फसलें लेते हैं, खरीफ और रबी की। अब है वो अपन फसलें सब्जियां वगैरह लगाकर जायद की फसलें भी है वो ले रहे हैं। तो सामान्यतः अपन एक वर्ष के अंदर 4 फसलें वो ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो इंडिया के अंदर अपने 3 प्रकार की फसलें वो मुख्य रूप से ली जाती है। तो उन सभी की वो अपन है वो बात करेंगे अपन। अब अगला आप हेडिंग डालिए फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की मैं बात करूं तो फसलों को विभिन्न आधारों पर वो अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया, जैसे कि बुआई के आधार पर हो गया, उसके अलावा उसके
आर्थिक महत्व के आधार पर, उसके कुलों के आधार पर अलग अलग भागों में है वो वर्गीकृत किया गया, वो सभी की है वो अपन बात करेंगे। पहला अपना वर्गीकरण है वो फसलों के बुआई के, फसलों का वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन डियर्स, वो पढ़ेंगे बुआई के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? बुआई के आधार पर, बुआई के समय के आधार पर। किसके आधार पर? फसलों की बुआई के समय के आधार पर अपन फसलों का वर्गीकरण बात करेंगे, फसलों की बुआई के समय के आधार पर। फसलों की बुआई के समय के आधार पर, बुआई के समय के आधार पर। अगर अपन मैं फसलों की बुआई के समय के आधार की बात करूं डियर्स, तो फसलों की बुआई के समय के आधार पर फसलें होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? फसलें होती है वो अपने 3 प्रकार की होती है। खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, रबी की फसलें, और तीसरी फसलें होती है वो डियर्स अपना होती है जायद की फसलें। कौन सी फसलें होती है? जायद की फसलें। तीसरी अपने होती है वो होती है जायद की फसलें, जायद की फसलें। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं खरीफ की फसलें। अगर खरीफ की फसलों की बात करें डियर्स, तो फसल खरीफ के फसलों की बुआई की अगर अपन बात करें तो खरीफ के फसलों की बुआई करते हैं वो जून जुलाई के अंदर करते हैं। बुआई अपन कब करते हैं? अगर मैं खरीफ के फसलों की बुआई की बात करूं तो खरीफ के फसलों की बुआई करते हैं अपन वो जून जुलाई के अंतर्गत करते हैं। कब करते हैं डियर्स? खरीफ के फसलों की बुआई है वो अपन जून जुलाई के अंदर करते हैं, वर्षा ऋतु के अंदर है वो अपन करते हैं। जब बारिश होती है तो उस समय अपन खरीफ के फसलों की है वो डियर्स बुआई है वो करते हैं। अपन है वो स्टूडेंट्स फसलों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और उसमें अपन आप बात कर रहे थे खरीफ की फसलों के बारे में। किसकी बात कर रहे थे? खरीफ की फसलों की बात कर रहे थे। अगर डियर बात करें खरीफ की फसलों की, तो खरीफ की फसलों की अपन बुआई करते हैं, वो कब करते हैं? तो खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं अपन जून जुलाई में। कब करते हैं बुआई है वो इसकी? जून जुलाई के अंदर करते हैं, जून जुलाई। उसके अलावा अपन बात करें इसके कटाई की, किसकी बात करें? अगर मैं खरीफ के फसलों की कटाई की बात करूं डियर, तो खरीफ के फसलों की कटाई है वो अपन अक्टूबर नवंबर माह में करते हैं। कब करते हैं? खरीफ की कटाई है वो अपन अक्टूबर नवंबर माह में करते हैं, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। और ये खरीफ ऋतु की फसलें होती है डियर। अगर इन खरीफ ऋतु की फसलों के अपन औसत तापमान की बात करें, किसकी बात करें? अपन औसत तापमान या उपयुक्त तापमान की बात करें तो खरीफ के लिए औसत तापमान रहता है वो रहता है अपने 28 to 35 डिग्री सेल्सियस। उपयुक्त तापमान की अगर मैं बात करूं डियर खरीफ की, खरीफ की फसलों के लिए औसत तापमान रहता है वो रहता है 28 से 35 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है। उपयुक्त तापमान की अगर बात करें, उपयुक्त तापमान, उपयुक्त तापमान की अगर मैं बात करूं डियर, तो उपयुक्त तापमान रहता है वो रहता है 28 से 35 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 28 से 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस है वो उपयुक्त तापमान रहता है। तो अपन को ध्यान रखना है खरीफ की बुआई है वो, खरीफ की फसलों की बुआई अपन जून जुलाई के अंदर करते हैं, कटाई अक्टूबर नवंबर माह में करते हैं। और इसके लिए उपयुक्त तापमान रहता है वो 28 to 35 डिग्री सेल्सियस है वो उपयुक्त रहता है। फिर अपने बुआई के आधार पर दूसरी फसलें आती है वो आती है अपने रबी की फसलें। किसकी आती है? रबी ऋतु की फसलें या रबी की फसलें। अगर मैं बात करूं डियर रबी की फसलों की, तो रबी की फसलों की अगर बात करें अपन, तो रबी की फसलों की बुआई है वो अपन नवंबर दिसंबर में करते हैं। कब करते हैं? रबी की फसलों की बुआई की अगर अपन बात करें, जब अपन खरीफ की फसलों की कटाई कर देंगे तो उस टाइम में अपन रबी की फसलों की बुआई कर देंगे। यानी कि अगर अपन बुआई की बात करें तो बुआई करते हैं अपन अक्टूबर नवंबर माह में। कब करते हैं बुआई? करते हैं अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में वो अपन बुआई करते हैं। और अपन बात करें इनकी कटाई की, रबी की फसलें होती है, अपन रबी की फसलों की कटाई कब करते हैं? अगर कटाई की बात करें तो कटाई करते हैं अपन मार्च अप्रैल में। कब करते हैं डियर? रबी की फसलों की कटाई करते हैं वो अपन करते हैं मार्च अप्रैल में। अगर मैं बात करूं कटाई की,
तो कटाई करते हैं अपन वो मार्च अप्रैल में करते हैं। कब करते हैं? मार्च अप्रैल में। ये अपन को है वो ध्यान रखना है कि रबी की फसलों की बुआई करते हैं वो अपन अक्टूबर नवंबर में करते हैं और कटाई है वो अपन मार्च अप्रैल के अंदर है वो करते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें इसके लिए उपयुक्त तापमान की, किसकी बात करें? उपयुक्त तापमान की बात करें कि रबी की फसलों के लिए उपयुक्त तापमान कितना रखते हैं, तो रबी की फसलों के लिए अपन उपयुक्त तापमान रखते हैं वो रखते हैं डियर्स, लगभग अपन जितना तापमान रखते हैं वो रखते हैं 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना रखते हैं? 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस है वो उपयुक्त तापमान रखते हैं अपन। रबी की फसलों के लिए तापमान रहता है वो उपयुक्त तापमान होता है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो अपन फसलों के वर्गीकरण पढ़ रहे थे, इसमें अपन पहला वर्गीकरण है वो बुआई के आधार पर देख रहे थे। इसमें अपन खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ के फसलों की बुआई है डियर्स जून जुलाई में करते हैं। कटाई करते हैं वो अपन अक्टूबर नवंबर माह के अंदर करते हैं और खरीफ की फसलों के लिए उपयुक्त तापमान रहता है वो 28 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो उपयुक्त रहता है। उसके बाद में अपन बुआई के आधार पर दूसरी फसल आती है वो आती है रबी की फसलें। कौन सी फसलें आती है डियर? रबी की फसलें आती है। और मैं अगर बात करूं रबी की फसलों की बुआई की, तो रबी की फसलों की बुआई करते हैं अपन वो करते हैं अक्टूबर नवंबर माह में। कब करते हैं? जब अपन खरीफ की कटाई कर देंगे तो रबी की बुआई कर देंगे अक्टूबर नवंबर में और इसकी कटाई करते हैं अपन मार्च अप्रैल के अंदर। रबी की फसलों के लिए उपयुक्त तापमान रहता है वो होता है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आप है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वो वीडियो रोक के वो इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन बात करते हैं डियर अगले अपना तीसरा वर्ग ऋतु के आधार पर वो अपनी आती है जायद की फसलें। कौन सी आती है? जायद की फसलें। जायद की फसलें डियर अगर अपन जायद की फसलों की बात करें तो जायद की फसलें होती है ये गर्म और शुष्क वातावरण वो सहनशील होती है। क्या होती है? जायद की फसलें होती है ये गर्म और शुष्क जलवायु के लिए वो इसके लिए उपयुक्त जलवायु रहता है वो रहता है गर्म और शुष्क जलवायु। अगर अपन इसके क्लाइमेट की बात करें जलवायु की बात करें तो जलवायु रहता है गर्म और शुष्क जलवायु। कौन सा जलवायु? गर्म और शुष्क जलवायु होता है वो जायद की फसलों के लिए है वो उपयुक्त रहते हैं। और जायद की फसलों की अगर अपन बुआई की बात करें कि जायद की फसलों की बुआई अपन है वो कब करते हैं, तो जायद की फसलों की बुआई करते हैं डियर वो कब करते हैं? जब अपन है वो रबी की फसलों की कटाई कर देते हैं, यानी कि अपन जायद की फसलों की बुआई करते हैं वो मार्च अप्रैल के अंदर करते हैं। कब करते हैं डियर? जायद की फसलों की बुआई करते हैं अपन मार्च अप्रैल के अंदर करते हैं, मार्च अप्रैल के अंदर। तो यह हो गया अपने ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें और रबी की फसलें। तो ये जायद की फसलों को भी आप ध्यान रखना कि इसके लिए क्लाइमेट होता है वो गर्म व शुष्क जलवायु होता है वो उपयुक्त रहता है और इसकी अपन बुआई करते हैं वो मार्च अप्रैल के अंदर है वो करते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से अपन है वो कद्दू वर्गीय सब्जियां वगैरह है वो लगाते हैं। अब अपन बात करते हैं अलग अलग दूसरा वर्गीकरण बात करते हैं तो अब अपन बात करेंगे खाद्यान्न फसलों की। किसकी बात करेंगे डियर? अब अपन बात करते हैं खाद्यान्न फसलों की। खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलों की अगर अपन बात करें तो खाद्यान्न फसलें होती है ये भी है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? अगर अपन खाद्यान्न फसलों की बात करें तो खाद्यान्न फसलें भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है रबी ऋतु की फसलें और दूसरी होती है अपने खरीफ की फसलें। रबी की खाद्यान्न फसलें और अपने खरीफ की खाद्यान्न फसलें, खरीफ की और रबी की। अगर अपन खाद्यान्न फसलों की बात करें तो खाद्यान्न फसलों के अंदर अपन रबी की फसलों की बात करें तो रबी की खाद्यान्न फसलों में मुख्य रूप से फसल आती है वो आती है अपने गेहूं एवं जौ। कौन सी आती है डियर? रबी की मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलें होती है वो होती है गेहूं और अपने दूसरी फसल आती है वो आती है जौ। ये होती है अपने रबी की खाद्यान्न। अगर क्वेश्चन आए निम्न में से कौन सी रबी की खाद्यान्न फसल है तो उनमें से अपन को बताना है गेहूं एवं जो है वो अपने रबी की फसल है। उसके अलावा अपने धान ज्वार बाजरा मक्का हो गया ये अपने क्या हो गए डियर्स? ये अपने होती है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों की बात करें तो खाद्यान्न में धान ज्वार मक्का बाजरा ये होती है अपने खाद्यान्न फसलें होती है वो खरीफ की फसलें होती है। खाद्यान्न की खरीफ की खाद्यान्न फसलों में धान आ गया ज्वार आ गया मक्का आ गया और अपने वो मुख्य रूप से बाजरा है ये खाद्यान्न फसलें हैं। अब अपन बात करते हैं डियर इससे आगे बात करते हैं ये खाद्यान्न फसलें हो गई। अब तीसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे तिलहन फसलों की। किसकी बात करेंगे अपन डियर? तिलहन फसलों की बात करेंगे। तिलहन फसल,
तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें भी है वो दो प्रकार की होती है, रबी की तिलहनी फसलें और खरीफ की तिलहनी फसलें। अगर मैं बात करूं तिलहनी फसलों की डियर, तो तिलहनी फसलें भी है वो दो प्रकार की होती है, रबी और खरीफ की। और अपन बात करें रबी की तिलहनी फसलों की बात करें, किसकी बात करें डियर, अगर मैं बात करूं रबी की तिलहनी फसलों की, किसकी बात करूं, अगर अपन रबी की तिलहनी फसलों की बात करें तो रबी की तिलहनी फसलों के अंदर अपने मुख्य रूप से फसलें आती है सरसों, कुसुम और अलसी। कौन सी आती है, सरसों, सरसों, कुसुम, और अपने कौन सी आती है, अलसी आती है। कौन सी आती है, अलसी। सरसों, कुसुम और अलसी होती है ये अपने रबी की तिलहनी फसलें। उसके बाद में बात करें अपन अगर खरीफ की, किसकी बात करें डियर, तिलहनी फसलों में अपन है वो खरीफ की बात करें कि खरीफ की मुख्य रूप से तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती है। तो खरीफ तिलहनी की अगर मैं बात करूं डियर, तो खरीफ तिलहनी में अपने सोयाबीन आ गया, तिल आ गया, अरंडी आ गई और मूंगफली होती है, ये अपने खरीफ ऋतु की तिलहनी फसलें हैं। खरीफ ऋतु की तिलहनी में कौन कौन सी होंगी, सोयाबीन, सोयाबीन, तिल, सोयाबीन फसल हो गई, तिल हो गई, अरंडी हो गई, और अपने कौन सी फसल है, सोयाबीन, तिल, अरंडी और मूंगफली, ये हो गई अपने खरीफ की तिलहनी फसलें। तो खाद्यान्न फसलों की बात करें तो खाद्यान्न फसलों में रबी में आती है गेहूं एवं जौ, और खरीफ खाद्यान्न की बात करें तो धान, ज्वार, मक्का और बाजरा है खरीफ खाद्यान्न में आते हैं। उसके बाद में अपन तिलहनी फसलों की बात करें तो तिलहनी फसलों में रबी तिलहनी फसलों की बात करें तो इसमें सरसों, कुसुम और अलसी है वो रबी तिलहनी फसलों में आती है। और रबी खरीफ तिलहनी फसलों की बात करें कि खरीफ ऋतु में तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती है, तो सोयाबीन, तिल, अरंडी और मूंगफली होती है, ये खरीफ ऋतु के अंदर है वो आती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें सूरजमुखी की, किसकी बात करें डियर, अगर मैं बात करूं सूरजमुखी की, अगर अपन सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी है एक डे न्यूट्रल प्लांट है। क्या, डे न्यूट्रल प्लांट है, और इसको अपन है वो खरीफ ऋतु और रबी ऋतु दोनों के अंदर है वो उगा सकते हैं। यह दिवस निष्क्रिय पादप है, इसलिए इसको अपन है वो खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं के अंदर है वो उगा सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ सोयाबीन की, किसकी बात करूँ, अगर बात करें अपन सोयाबीन की, तो सोयाबीन की फसल है वो दलहन और तिलहन दोनों में आती है। किसमें आती है, सोयाबीन की फसल है डियर, ये अपन को ध्यान रखना है, दलहन व तिलहन दोनों के अंदर आती है। क्या, दलहन और तिलहन दोनों फसलों के ऋतु, दोनों प्रकार की फसलों के अंदर है वो सोयाबीन की फसल है वो आती है। अगर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी फसल दलहन और तिलहन दोनों में आती है, तो सोयाबीन फसल है वो दलहन और तिलहन दोनों प्रकार की फसलों में वो आती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें अलसी की, किसकी बात करूँ डियर, अगर अपन अलसी की बात करें तो अलसी है एक तिलहन फसल भी है, और तिलहन के साथ में तिलहन व उसके अलावा ये रस वाली फसल है, रस वाली फसल, रस वाली फसल है। क्या, अलसी की अगर बात करें तो अलसी है वो तिलहन वर्ग के अंदर भी आती है, उसके अलावा अलसी है वो अपने रस वाली फसल भी है आती है। अब अपन बात करते हैं डियर, ये आप है वो तीन इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना कि सूरजमुखी है ये डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी कि इसको अपन रबी और खरीफ दोनों के अंदर है वो उगा सकते हैं, ये तिलहनी फसल है। और अगर बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन दलहन और तिलहन दोनों के अंदर आता है। और बात करें अलसी की, तो अलसी मुख्य रूप से तिलहनी फसल है, इसको अपन रस वाले फसलों के अंदर भी है वो पढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं डियर, वो बात करेंगे दलहनी फसलों की, किसकी बात करेंगे, दलहनी फसलों की। अगर अपन बात करें दलहनी फसलों की, तो दलहनी फसलों में भी वो दो प्रकार की फसलें आती है, रबी दलहनी फसलें और खरीफ दलहनी फसलें। कौन सी, खरीफ दलहनी फसलें। अगर दलहनी फसलों की बात करें तो उसमें भी दो प्रकार की फसलें आती है, रबी दलहनी फसलें और खरीफ दलहनी फसलें। दलहनी फसलों में रबी की बात करें तो इसके अंदर चना, मटर, मसूर ये फसलें आती है वो अपने रबी दलहनी के अंदर आती है। चना, मटर, मसूर, और ये फसल अपने आती है वो आती है राजमा। चना, मटर, मसूर और राजमा फसल होती है, ये रबी दलहनी के अंदर आती है। किसके अंतर्गत आती है, अगर क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी रबी दलहनी फसल है, तो इनमें से अपने चना, मटर, मसूर और राजमा होती है, ये अपने रबी दलहनी फसल होती है। और अगर अपन बात करें खरीफ दलहनी फसल की, तो खरीफ दलहनी फसल में मूंग, मोट, उड़द वगैरह ये अपने आते हैं। मूंग,
मोट उड़द, ये अपने फसल मूंग मोट उड़द हो गया, अरहर हो गया, और एक अपने आती है चौला। चौला ये अपने आती है खरीफ दलहन। अभी वर्तमान के अंदर अपन को खेतों के अंदर जो फसलें लगाई हुई दिखाई दे रही है, ये सभी फसलें हैं, वो चाहे दलहन हो चाहे तिलहन हो, खरीफ ऋतु की फसलें हैं। और सर्दियों के अंदर अपन को फसलें दिखाई देती है खेतों के अंदर, अपन सर्दी ऋतु के अंदर फसलें लगाते हैं, वो रबी की फसलें। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन। अपने रबी दलहन की बात करें तो इसमें चना, मटर, मसूर और राजमा आता है। और खरीफ दलहन की बात करें डियर तो इसमें मूंग, मोट, उड़द, अरहर और चौला है, ये अपने मुख्य रूप से खरीफ दलहन फसलों के अंदर है वो आती है। तो इसका आप है वो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसको भी है वो आप नोट डाउन कर लीजिए कि अलसी होती है वो तिलहन और रस वाली फसलें होती है। सूरजमुखी डे न्यूट्रल प्लांट है। और सोयाबीन की बात करें तो ये दलहन और तिलहन दोनों वर्ग के अंतर्गत आती है। और फिर बात करें अगर अपन खाद्यान्न फसलों में रबी ऋतु के अंदर गेहूं और जौ फसलें आती है। और खरीफ की बात करें तो इसमें धान, ज्वार, मक्का और बाजरा आता है। फिर बात करते हैं अपन तिलहन फसलें। तिलहन की फसलों में रबी के अंदर कुसुम, सरसों और अलसी आती है। और तिलहन खाद्यान्न में सोयाबीन, तिल, अरंडी और मूंगफली है वो आती है। उसके बाद में अपन डियर बात करेंगे, वो बात करेंगे अब अपन बात करने वाले हैं डियर, वो बात करेंगे उसके आगे अपना चारे वाली फसलें। किसकी बात करेंगे? मुख्य रूप से चारे वाली फसलें। इन चारे वाली फसलों की वो अपन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलों को अपन वो फॉडर क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चारे वाली फसलों को फॉडर क्रॉप्स के नाम से वो अपन डियर्स जानते हैं। फॉडर क्रॉप्स या चारे वाली फसलें। अगर मैं बात करूं डियर्स चारे वाली फसलें या फॉडर क्रॉप्स की बात करें तो इसके अंदर मुख्य रूप से बरसी, रिजगा, जई और हाथी घास आती है। कौन कौन सी फसलें आती है? अगर अपन चारे वाली फसलों की बात करें तो चारे वाली फसलों के अंदर बरसी, रिजगा, जई तथा वो हाथी घास है वो मुख्य रूप से चारे वाली फसलों के अंदर आती है। हाथी घास है जिसको अपन नेपियर घास के नाम से भी है वो जानते हैं। ये मुख्य रूप से क्या होती है डियर? अपने चारे वाली फसलें होती है। चारे वाली फसलों के बाद में अपन बात करें डियर तो अपने आती है नकदी फसलें। कौन सी फसलें आती है? नकदी फसलें, या जिसको अपन व्यावसायिक फसलें भी कहते हैं। नकदी फसलें, नकदी फसलें या व्यावसायिक फसलें, नकदी या व्यावसायिक फसलें जिसको अपन है वो व्यवसाय के रूप में वो उगाते हैं। तो नकदी या व्यावसायिक फसलों की बात करूं तो सबसे पहले अपने नकदी या व्यावसायिक फसल थी वो डियर थी अपने कपास। कौन सी थी? कपास। कपास फसल है वो अपनी पहली नकदी फसल थी कपास। ये अपन को है वो ध्यान रखना है कि नकदी फसलों में वो पहली फसल कौन सी थी? कपास है वो, जिसका अपन ने वो सबसे पहले व्यावसायिक रूप से इसका उत्पादन शुरू किया, यानी कि इसको अपन ने वो बेचना है वो सर्वप्रथम अपन ने कपास किया था। उसके अलावा मैं बात करूं तो अपने तंबाकू हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, गवार हो गया, ये सब भी है वो नकदी फसलों में आती है। तंबाकू, आलू, गन्ना और अपने कौन सी गवार फसलें, ये फसलें किसमें आती है डियर? ये अपने वो नकदी फसलें आती है या व्यावसायिक फसलें आती है जिसका अपन है वो बेचने के रूप में वो उपयोग करते हैं। ये फसलें कौन सी हो गई? नकदी फसलें हो गई। अब अपन बात करते हैं डियर आगे शुगर वाली फसलों की। किसकी बात करें? शुगर या शर्करा वाली फसलों की। किसकी बात करेंगे डियर? शुगर या शर्करा वाली। मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उनकी है वो अपन डियर बात करने वाले हैं। शुगर या शर्करा वाली फसलें, शुगर वाली या शर्करा वाली फसलें। अगर अपन शुगर वाली या शर्करा वाली फसलों की बात करें तो शुगर वाली या शर्करा की बात करें तो इन फसलों के अंदर है वो शर्करा की मात्रा होती है वो अधिक होती है, यानी कि शुगर होता है वो इनके अंदर अधिक होता है। तो मुख्य रूप से शुगर वाली फसलों की बात करें तो इसमें गन्ना और अपने कौन सी आती है? अपने आती है चुकंदर। गन्ना और चुकंदर है वो अपने मुख्य रूप से शुगर वाली फसलें होती है। तो आज की क्लास के अंदर डियर अपन ने वो जनरल एग्रोनॉमी की बात की थी, एग्रोनॉमी की परिभाषा और इसके मीन्स वगैरह देखा। उसके अलावा अपन ने वो क्रॉप क्लासिफिकेशन है वो पढ़ा था। तो मुझे आशा है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रही होगी। इस क्लास के अंदर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आपको है वो जवाब मिल जाएगा।
अगर आप यूट्यूब पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक है वो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।